welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher's trainer, and today we are going to learn the third part of conditional sentences. In the previous two videos हमने conditional sentences का present expression पढ़ा था. Conditional sentences के part 1 में हमने present expression पढ़ा था जिसमें कि हमने zero type sentences and type 1 पढ़े थे जिसमें हमने सारे expressions जो भी पास्ट जो भी प्रेजेंट के होते हैं वो सब पढ़े थे. एंड इन द सेकेंड वीडियो हमने पास्ट के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं सिंपल पास्ट से रिलेटेड जो पास्ट इंडेफिनिट के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं टाइप 2 हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का पढ़ा था. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस. टाइप 3 मीन्स जिसमें इफ़ क्लोज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में. ओके, व्हेन इफ क्लॉज is in past perfect tense. ओके, जब इफ क्लोज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में तो उसे हम बोलते हैं टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस. उसे हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस उनको हम बोलते हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ क्लॉज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में मेनली 2 क्लॉजेज होते हैं, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. इफ क्लॉज हमें बताती है कंडीशन के बारे में कि क्या कंडीशन थी या क्या कंडीशन है, एंड मेन क्लॉज हमें बताती है उसका रिज़ल्ट के बारे में कि कंडीशन पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, या हुई थी या नहीं हुई थी. तो वो सब डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर. रिज़ल्ट के बारे में हमें मेन क्लॉज बताती है. तो हमारी इफ़ क्लॉज जब होती है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस V3 जिसमें कि हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. एंड जो मेन क्लोज होती है उसमें हम यूज़ करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है. तो ओके, चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं. इफ he had come to me, I would have helped him. यदि वह मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी मदद कर दी होती. ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, यहाँ पे इफ़ ही केम टू मी पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में अगर ये होता तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती केम. इफ़ ही केम टू मी. और अगर ये सिंपल पास्ट में होता तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ वुड का यूज़ करते एंड V1 का यूज़ करते. इफ़ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम. मैं उसकी मदद करता, यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद कर देता. ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हैड आया है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से यहाँ पे हमने हैड को यूज़ किया है. पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है एंड उसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है जो कि कम, केम, कम. तो कम फर्स्ट फॉर्म में कम होता है, सेकेंड फॉर्म केम एंड थर्ड फॉर्म अगेन कम ही होता है. एंड यहाँ पे हेल्प्ड हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है वुड हैव के साथ में. ओके, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं. इफ शी हैड इन्वाइटेड मी, यदि उसने मुझे इन्वाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन. यदि उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैंने भी फंक्शन अटेंड कर लिया होता. तो मैंने फंक्शन अटेंड कर लिया होता. तो यहाँ पर भी देखिए पास्ट परफेक्ट होता है तो पास्ट में भी थोड़ा पहले का पास्ट के बारे में उससे हमें पता चलता है. पास्ट इंडेफिनिट से हमें जस्ट अभी तक का कोई काम हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट उस चीज़ को होता है कि जो काम बिल्कुल अभी अभी ख़त्म हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट उसे शो करता है. एंड पास्ट परफेक्ट जब होता है तो वो थोड़ा पहले जो पास्ट में काम हुआ है उसके बारे में वो बताता है. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के साथ में हम आते हैं वो जो क्वेरी है उस पर
if I had a free week, if I had a free week 3 months ago, I would have gone to शिमला। यदि 3 महीने पहले मेरे पास में 1 हफ़्ता फ्री होता, 1 हफ़्ते का फ्री टाइम होता, या मैंने 1 हफ़्ते का फ्री टाइम रखा होता तो मैं शिमला जाता, मैं शिमला चला गया होता। तो देखिए यहाँ पर अब आ जाते हैं हमारी एक जो क्वेरी भी थी इससे रिलेटेड, जब मैंने मूड्स ऑफ वर्ब में एक एग्जांपल लिया था, इफ़ आई हैड चोजन बायोलॉजी एज माय मेन सब्जेक्ट आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो मेरे पास क्वेरी आई थी कि मैम आपने वहाँ पे मैंने एक हेड को भी वहाँ पे चोजन की जगह पे हेड भी एक मैंने ब्रैकेट में रखा था। तो क्वेरी आई थी कि मैम यहाँ पे हेड कैसे यूज़ हुआ है। तो आज क्योंकि ये हम पास्ट परफेक्ट का ही वो एक्सप्रेशन था एंड पास्ट परफेक्ट ही हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको भी समझ लेते हैं। देखिए इफ़ आई हैड फ्री टाइम, तो यहाँ पर ये जो हैड है ना, ये हैड यूज़ हुआ है एज हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, एंड ये हैड हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे एज मेन वर्ब, रखना। हैव का मतलब होता है रखना, तो यहाँ पर ये एज मेन वर्ब यूज़ हुआ है, मेन वर्ब। तो हैव, हैड, तो हैड की थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो ओके, तो यहाँ पे हमने एज ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस हैड को यूज़ किया है। इफ़ आई हैड अ फ्री वीक 3 months ago, यदि 3 महीने पहले मैंने 1 हफ़्ता फ्री रखा होता अपने पास, मीन्स 1 हफ़्ता मेरे पास फ्री होता, आई वुड हैव गॉन टू शिमला, तो मैं शिमला चला गया होता। तो चलिए वो वाला हम एग्जाम्पल पे भी आ जाते हैं। चलिए मैं आपको लिख करके समझाती हूँ उसको। तो चलिए अब हम क्वेरी वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो देखिए उसे समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं पुट करती हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है विच सब्जेक्ट डू यू हैव एज योर मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के तौर पर तुम्हारे पास कौन सा सब्जेक्ट है। ओके, तुम्हारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आई हैव बायोलॉजी, या फिर मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट क्योंकि हमने वहाँ पे बायोलॉजी का एग्जाम्पल लिया था तो वही ले लेते हैं। आई हैव बायोलॉजी एज माई मेन सब्जेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हैव, अब इसी को, ये प्रेजेंट एक्सप्रेशन है। ओके, ये प्रेजेंट में है। इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे आई हैड, मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट था मेन सब्जेक्ट के तौर पर, आई हैड बायोलॉजी, मेरे पास बायोलॉजी था, बायोलॉजी एज माई मेन सब्जेक्ट। ओके, तो ये शो कर रहा है पास्ट एक्सप्रेशन को। ओके, एंड अगर हम अभी देखिए यहाँ पे ये कैसे यूज़ हुआ है, एज ऑर्डिनरी वर्ब ये यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी ये एज ऑर्डिनरी वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड अगर हम इसे कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो देखिए आई हैड बायोलॉजी, क्योंकि हमारे पास जब हमारी हेल्पिंग वर्ब के तरीके से हम हैड का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब के तरीके से यूज़ हुआ है, एंड यहाँ पे मेन वर्ब के तरीके से ये यूज़ हुआ है। आई हैव बायोलॉजी, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल में एज मेन वर्ब यहाँ पे हमने यूज़ किया है हैव को, आई के साथ में V1 आती है, एंड हैव हमने यूज़ किया है। एंड यहाँ पे आई हैड बायोलॉजी एज माई मेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने
ये एज ऑर्डिनरी वर्ब यूज़ किया है, एंड आई हैड बायोलॉजी, तो यहाँ पे ये जो हैड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड ये वाला जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे एज मेन वर्ब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ये यूज़ किया है, V3 के तरीके से हमने यूज़ किया है। इफ़ आई हैड बायोलॉजी, सॉरी, एज माई मेन सब्जेक्ट इसे वही सेंटेंस बना लेते हैं। इफ आई हैड बायोलॉजी एज माई मेन सब्जेक्ट, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो मैं एक डॉक्टर होती। तो यहाँ पे हम चोज़न भी कर सकते हैं, चूज़ की थर्ड फॉर्म। यदि मैंने बायोलॉजी को अपने मेन सब्जेक्ट के तौर पर चुन लिया होता तो मैं डॉक्टर बन चुकी होती, तो मैं एक डॉक्टर बन चुकी होती। तो यदि मैंने बायोलॉजी को अपने एज मेन सब्जेक्ट रख लिया होता तो मैं एक डॉक्टर बन चुकी होती। तो यहाँ पे ये जो हैड है इसका रीज़न यही है। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी हो सकता है, इफ़ आई हैड अ कार, यदि मेरे पास में एक गाड़ी होती या मैंने एक गाड़ी अपने पास में रखी होती उस समय, कोई भी टाइम पास्ट का, इफ़ आई हैड अ कार, आई वुड नॉट हैव फेस्ड सच अ प्रॉब्लम दैट डे। तो मुझे उस दिन इस तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन हालांकि बहुत कम देखने में मिलते हैं, लेकिन हैड आपको 2 बार देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे ना हमारा ये पास्ट टेंस जो जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, एंड इफ़ क्लॉज में वहाँ पे भी हमारा आता है हैड के साथ में V3, और जब सब यहाँ पर V3 आ जाता है इफ़ क्लॉज में, जब V3 आ जाता है हैड के साथ में, तो हम हमेशा यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, तो वो हम देख लेते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंसेस एंड अनटिल अनलेस जिनमें यूज़ होता है उसका वो वाला एक्सप्रेशन भी कंडीशनल सेंटेंसेस का देख लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं जो हमारे अदर टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जिसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो कि सब्जंक्टिव मूड में चले जाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं बट कंडीशनल मूड में नहीं आते, वो सब्जंक्टिव मूड में चले जाते हैं। अभी हमारा मूड का चैप्टर अभी बाकी है, अभी हम मूड का ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के बाद में हम मूड का अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हाइपोथेटिकल और अनरियल कंडीशंस को शो करने वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है। इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, तो वहाँ पर इफ़ प्लस कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ही यूज़ होता है, वॉज का यूज़ नहीं होता है। ओके, जब कोई अनरियल कंडीशन होती है जो पूरी नहीं हो सकती है, जिसका सच्चाई से कोई रिलेशन नहीं होता है, इस तरह की कोई विश, इस तरह की कोई कंडीशन अगर होती है तो वहाँ पर वर्ब का यूज़ होता है। एंड मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, V1 का वहाँ पे यूज़ होता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसे। If I were you, if I were you, यदि मैं तुम होता, तो मैं तुम कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम आई के साथ में वॉज का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अनरियल कंडीशन को शो कर रहा है, ये हाइपोथेटिकल या अनरियल कंडीशन को शो कर रहा है। इफ़ आई वर यू, आई वुड पनिश हिम। यदि मैं तुम होता या यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे पनिश कर देता, तो मैं उसको पनिश करता।
if she were a bird, she were या I were a bird, यहाँ पे I ही कर लेते हैं, if I were a bird, I would fly in the sky, यदि मैं एक चिड़िया होती तो मैं आकाश में उड़ जाती। तो देखिए ये अनरियल कंडीशन है, बिल्कुल इसका कोई सच्चाई से रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके के जो हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करने वाले सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमेशा उसके साथ में वर्ब का यूज़ आता है। अभी एग्जाम्स में कभी कभी एरर में आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉज होता है तो हमें वो ठीक ही लगता रहता है, लेकिन इस तरह का अनरियल कंडीशन वाले सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो वर्ब का ही यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम, if I were your brother, I would help him, यदि मैं तुम्हारा भाई होता तो मैं उसकी मदद कर देता। तो देखिए इस तरीके के हाइपोथेटिकल या अनरियल कंडीशन को शो करने वाले सेंटेंसेस में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सब्जेक्ट कोई भी हो वर्ब का यूज़ होता है एंड मेन क्लोज में वुड प्लस V1 का यूज़ होता है। और ये कंडीशनल मूड में ना आकर के इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे सब्जंक्टिव मूड में चले जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो सब्जंक्टिव मूड वैसे काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इसमें अनटिल एंड अनलेस का यूज़ भी देख लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। ओके, तो चलिए अब हम उस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस पर आ जाते हैं जिनमें कि कंजंक्शन अनटिल एंड अनलेस का यूज़ होता है कंडीशन को शो करने के लिए। ओके, जिसमें कि कंजंक्शन अनटिल एंड अनलेस का यूज़ होता है कंडीशंस को शो करने के लिए। तो अनटिल मीन्स अप टू द टाइम, and unless means under the circumstances। परिस्थितियों अप टू द टाइम तक और परिस्थितियों के अंडर में, जब परिस्थिति जन्य कोई काम होता है तो वहाँ पे हम अनलेस का यूज़ करते हैं, एंड जब कोई टाइम लिमिटेशन का होता है तो वहाँ पे हम अनटिल का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है हिंदी में जब तक नहीं, जब तक नहीं, एंड अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या फिर अगर नहीं। ओके, यदि नहीं या अगर नहीं, इसका मतलब ये होता है ये जब सरकमस्टेंसेस की वजह से कोई चीज़ नहीं हो पाना, तो उसके लिए इन दोनों का यहाँ जब यूज़ होता है उस क्लॉज में फिर नोट का यूज़ नहीं होता है। चलिए एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम अनटिल का यूज़ देख लेते हैं। यू विल स्टडी until you complete your homework। तुम पढ़ाई करोगे जब तक कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता। तो जब तक कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता, यानी जैसे ही काम पूरा हुआ तो वो वहीं उसी टाइम तुम पढ़ाई करना छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे एक टाइम लिमिटेशन है जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। ओके, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, यू विल कीप राइटिंग अनटिल यू कंप्लीट योर होमवर्क। जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक तुम पढ़ोगे। तो ये भी एक कंडीशन को शो करता है। एंड I shall stay
with you until your parents come. मैं तुम्हारे साथ में यहीं ठहरूंगा, आई शैल स्टे हेयर विद यू, या आई शैल स्टे विद यू अंटिल योर पेरेंट्स कम, जब तक कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते तो तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा या रुकूंगी. एक और एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं. you should wait until the train arrive. तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि ट्रेन नहीं आ जाती. तो इस तरीके के जैसे ही ये काम हो जाएगा, ये वाली कंडीशन जैसे ही हो जाती है तो तभी उसी टाइम दूसरा काम आप करना छोड़ सकते हैं. तो यहाँ पे एक टाइम लिमिटेशन है. देखिए अनलेस का यूज़ अब देखते हैं जो कि अंडर सर्कमस्टांसेस होता है. आई कैन नॉट या आई कांट go to America unless I have visa. मैं अगर मेरे पास वीज़ा नहीं होगा तो मैं अमेरिका नहीं जा सकता. तो यहाँ पे अनलेस का हम इस तरीके के सेंटेंस में यूज़ करेंगे. एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ. You cannot achieve your goals unless you work hard. अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम अपने गोल्स को, अपने जो तुम्हारे गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते हो या नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट अचीव योर गोल्स अनलेस यू वर्क हार्ड. तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है. अनटिल भी आप कह सकते हैं जब तक तुम अपने कठिन परिश्रम नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कठिन परिश्रम का. ओके, हार्ड वर्किंग का कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है, ये एक प्रोसेस के तहत होती है. ठीक है, हमें एग्ज़ाम देना है और मैंने अगर बोलती हूँ कि जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो मैं पास नहीं हो पाऊँगी, तो अगर मैंने एक ही बार पढ़ा उसी टाइम, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम तभी पास हो गए. हमें एक प्रोसेस के तहत लगातार कॉन्टिन्यूसली ये करना है. तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना होगा. ये परिस्थितियों के अंडर में है. हमें लगातार एक प्रोसेस के तहत एक बार में वो काम ख़त्म नहीं होता है, उसे हमें लगातार ही करना होगा. तो वहाँ पे हम अनलेस का यूज़ करेंगे. ओके, यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स. आप यहाँ पे हम कन्फ्यूज हो जाते हैं. अनटिल भी आ सकता है. जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि अनटिल कोई हार्ड वर्क का कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है कि आपका हार्ड वर्क बस ख़त्म हो गया आज के बाद. आपको हार्ड वर्किंग तो प्रोसेस में ही रहती है. तो आपके अचीव भी गोल भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से गोल अचीव हो गया. ओके, तो जब अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. ही विल नॉट get success unless you let him go outside. अगर तुम उसे बाहर नहीं निकलने दोगे तो वह कामयाब नहीं हो पाएगा. इस चीज़ को हमें समझना होगा. और वैसे भी हिंदी एक्सप्रेशन से हम डायरेक्टली इंग्लिश में, वो हम हिंदी में पढ़ते हैं अपनी मदर टंग में, क्योंकि हमारे लिए समझना इजी होता है. बट हर एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसे जिस तरीके से बोल रहे हो वो उसी एक्सप्रेशन हमें इंग्लिश में मिल रहा है. तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस के तहत इंग्लिश में जब एक्सप्रेशन आता है तो यहाँ पर जो कि एक कंडीशन के अंडर में आता है, मीन्स सर्कमस्टांसेस के अंडर में जब ये आती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं. एंड जब अप टू द टाइम होता है, बिल्कुल एक टाइम पे कोई काम ख़त्म हुआ और बस तुरंत से
दूसरी चीज़ हो गई, तो वहाँ पे बिल्कुल अप टू द टाइम की बात आती है, तो वहाँ पे हम अनटिल का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ में हम आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम यहीं पर समाप्त करते हैं इसे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।